काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का यही सवाल रहता है कि ये जो इंटरिम मेंटेनेंस बनता है या ये जो खर्चे का केस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा बन जाता है जितना वाकई में उनकी कमाई भी नहीं होती। तो किस तरह से हम कौन कौन से सबूत पेश करें, क्या क्या चीज़ें कोर्ट के सामने लेकर के आएँ ताकि हमारा खर्चा कम बन सके, कम हो सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने खर्चे को कम बंधवा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले हो सके। यहाँ सबसे पहले मैं आप सभी पुरुषों से, जितने भी मेरा पुरुष वर्ग मुझे देख रहा है, वो इस बात को ध्यान रखें, अगर आप जानबूझ करके पत्नी को परेशान कर रहे हैं और उसके बाद पत्नी को आप खर्चा भी नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाया जा रहा है बल्कि ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जहाँ पर पतियों को परेशान किया जा रहा है और वो उतना खर्चा नहीं दे पाते जितना कि उनकी पत्नियां कोर्ट में उनसे मांग रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको खर्चा कम करवाना है, कम बंधवाना है, तो सिर्फ दो ही सूरतें ऐसी हो सकती हैं। वो है सबसे पहले एडल्ट्री, यानी कि आपकी पत्नी का किसी पर पुरुष के साथ संबंध, और दूसरा जब आपकी पत्नी अपनी मर्जी से आपको छोड़ करके गई हो। तो इन दोनों ही सूरतों में आपको खर्चा देने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ये साबित करना उतना ही मुश्किल होता है जितना आसान ये कहना होता है कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में है या मेरी पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ करके मुझे गई है। अब देखिए, अब अगर आप कोर्ट के अंदर एक सिर्फ फ़ोटो लगा देते हैं और फ़ोटो लगा करके आप ये सोचते हैं कि आपने एडल्ट्री शो कर दी, तो ये आपकी भूल है। इसके लिए आपको पुख्ता सबूत कोर्ट में जमा करने होंगे। इसी तरह से सिर्फ ये कह देना कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई है, ये भी कुछ नहीं है। आपको इसके लिए भी पुख्ता सबूत ऐसे लेकर के आने पड़ेंगे जो ऑन रिकॉर्ड इस बात को साबित करते हों कि वाकई में आपकी पत्नी आपको छोड़ करके अपनी मर्जी से गई है। अब ये देखिए कि जब भी कोई भी लड़की या पत्नी कोर्ट के अंदर केस डालती है तो खर्चे के केस में सबसे पहले उसी को ये साबित करना होता है जिसने केस को दायर किया है, यानी कि आपकी पत्नी सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लेकर के आएगी कि किस किस तरह से वो आपसे खर्चा मांग रही है। आपकी सैलरी स्लिप्स भी दिखाएगी या जो भी उसके पास सबूत होंगे वो सारी चीज़ें उसमें दिखाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सबूत अपने पास तैयार करके रखने होंगे। एकदम से आपको तैयार करके नहीं देने, आपको एकदम से कोर्ट के अंदर जमा नहीं करने होते। लेकिन जब भी आप अब इस खर्चे के केस में जवाब यानी कि रिटन स्टेटमेंट दायर करते हैं तो उसके साथ जो भी आपके पास सबूत हो सकते हैं वो सारे सबूत कोर्ट के अंदर लगा दें। इसी तरह से जब डिटेल्ड एफिडेविट आप फाइल कराते हैं, उस डिटेल्ड एफिडेविट के साथ भी आपके पास जो जो भी सबूत हो सकते हैं, चाहे वो एडल्ट्री को शो कर रहे हों या आपकी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ करके गई है, इस चीज़ की बहुत सारी रूलिंग्स हैं। तो ये आपको रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड लेकर के आने होते हैं। अब मैंने अक्सर कोर्ट के अंदर ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसको आर्ग्यूमेंट के टाइम पे सिर्फ मुंह से बोलते हैं, लेकिन जब इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट हो रही होती है तो उस समय रिकॉर्ड पर कोई भी सबूत नहीं होता, कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं होते जो कि इन बातों को साबित कर सके। तो यहाँ ये बात आप सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड लेकर के आएँ। इसके बाद अब आप देखिए कि आप मान लीजिए सरकारी नौकरी है आपकी, तो आपकी जो इनकम है वो बंदी बंधाई आती है। यहाँ आप जब बंदी बंधाई आती है तो एक तो वो इनकम हुई जो आपकी एक्चुअल सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी उसके अंदर टैक्सेस वगैरह कट के इन हैंड आपकी अलग सैलरी आती है। तो आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरह से सोचने की, समझने की है कि आपका जो खर्चा बंधेगा वो इन हैंड जो आपके हाथ में आ रहा है उस सैलरी पर बंधेगा।
इसके बाद बहुत सारे ईएमआईज़ होते हैं। मान लीजिए आपने कोई कार लिया है, उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, या कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने लोन लिया हुआ है, या आपने किसी और चीज़ का लोन लिया हुआ है, बैंक लोन, तो उसकी ईएमआई जो आपकी कटती हैं वो जब आप डिटेल्ड एफिडेविट बनाएंगे तो उसके अंदर आप बकायदा उन खर्चों को सबसे पहले लिखेंगे कि इन हैंड आने के बाद ये मेरे खर्चे हैं जिसमें सैलरी आपकी कट जाती है। उसके बाद फिर आपके अन्य खर्चे, जैसे कि आपका अगर आप अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आप किराए की स्लिप लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, या और ऐसे जो बहुत ज़रूरी खर्चे हैं उन सब चीज़ों को आप दिखाएंगे कि ये खर्चे आप कर रहे हैं हर महीने। फिर अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनके खर्चे दिखाएंगे। अब यहाँ मान लीजिए कि आपने एक खर्चे में ये दिखा दिया कि आपकी बुज़ुर्ग माताजी हैं और उसके ऊपर आप 25,000 रुपया हर महीना खर्चते हैं, तो यहाँ आप गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। अगर आप 25,000 रुपया अपनी माताजी के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो लीगल वेडिड जो वाइफ है वो भी 25,000 रुपये की क्या अधिकारिणी नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जब भी आप खर्चे लिखेंगे तो अनावश्यक रूप से बढ़ा करके मत लिखिएगा, एक्चुअल वहाँ पर लिखिएगा, ताकि जो आपका खर्चा बंधे वो एक्चुअली उतना ही बंधे जितना आप दे पाएँ। इसी तरह से फिर आपके पेरेंट्स बीमार अगर होते हैं तो उनके मेडिकल बिल्स हो सकते हैं, उनके अगर वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट उनको कराना पड़ रहा है तो वो भी आप बिल्स उसके अंदर लगा दें। और अगर आपके पास बच्चे हैं और वो बच्चे चाहे आपके पास हो चाहे आपकी पत्नी के पास हो, उन बच्चों के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उन खर्चों का विवरण देना भी बिल्कुल भी ना भूलें डिटेल्ड एफिडेविट में, ताकि जिस समय पर इंटरिम मेंटेनेंस पर बहस हो तो ये सारे खर्चों को देखने के बाद ही जज साहब ये डिसाइड करें कि एक्चुअली आप पर कितना खर्चा बांधा जाना है, कि कितना खर्चा आप पत्नी को दे सकें। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपके जो वकील साहब हैं उन तक आप सारी के सारे जो पुख्ता सबूत हैं उनको समय पर पहुंचा दें, और आपके वकील साहब अच्छी तरह से सारी की सारी चीज़ों को जज साहब के सामने लेकर के पेश कर सकें और जज साहब को कन्विंस कर सकें कि इतना आपका सैलरी है एक्चुअल, उसके बाद इतना कट कटा करके इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में आपका इतना पैसा आता है, उसके बाद ईएमआई के इतने खर्चे हैं, घर के राशन के या और चीज़ों के जो खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि के, वो इतने खर्चे हैं, पेरेंट्स के इतने खर्चे हैं, और बच्चों को अगर आप कुछ दे रहे हो तो इतने खर्चे हैं। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसके हिसाब से ही ये निर्णय लिया जाएगा कि अब कितना खर्चा आपको अपनी पत्नी को देना पड़ सकता है। इसमें आपकी पत्नी के साथ साथ आप और जितने भी डिपेंडेंट लोग होंगे, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे आपके छोटे भाई बहन हों, चाहे आपके बच्चे हों, उन सभी के बीच में बराबर का बंटवारा होगा। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि चाहे सरकारी नौकरी करते हो आप, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, किस तरह से आप अपना जो खर्चा है मेंटेनेंस का वो कम से कम बंधवा सकते हैं। और ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि जिस समय पर इंटरिम मेंटेनेंस पर बहस होती है उससे पहले ही आपको ये सारे काम कर लेने हैं, क्योंकि एक बार खर्चा बंधने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है या बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऊपरी कोर्ट से खर्चा आपका कम करवाया जा सके। हाँ, अगर खर्चा कम बंधा होता है तो उसको इन्हेंस करने में इतनी कठिनाई नहीं आती जितनी कि खर्चे को कम करवाने में आती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इंटरिम मेंटेनेंस पर बहस होने से पहले ही आपके पास सारे पुख्ता सबूत होने चाहिए, जो कि आप बकायदा अपने वकील साहब को समय से पहले दे सकें, ताकि वो तैयारी के साथ कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।